क्या हो अगर हमारे विचार सिर्फ विचार ना हो बल्कि हमारी जिंदगी का एक पूरा नक्शा तैयार कर रहे हों? क्या हमारी सेहत, हमारे रिश्ते और हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसका हमारी सोच से कोई गहरा सीधा संबंध हो सकता है? आज हम लुइस हे की किताब यू कैन हील योर लाइफ पर आधारित कुछ स्रोतों की गहराई से पड़ताल करेंगे जिसमें यही दावा किया गया है। और लुइस हे की अपनी कहानी भी तो बहुत शक्तिशाली है, जहां उन्होंने सिर्फ अपनी सोच बदलकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को मात दी। तो चलिए इस विचार को जरा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। और ये दर्शन सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं करता। ये मन और शरीर के बीच एक बहुत गहरे, एक बायोकेमिकल संबंध की बात करता है। स्रोत बताते हैं कि नाराजगी या आलोचना, अपराध बोध, ये जो भावनाएं हैं, ये सिर्फ एहसास नहीं है, बल्कि ये ऐसे गहरे मानसिक पैटर्न हैं जो हमारे शरीर में बीमारियों के रूप में या जीवन में समस्याओं के रूप में सामने आ सकते हैं। तो आज की चर्चा का मकसद यही समझना है कि ये सब काम कैसे करता है और क्या सच में हमारे अंदर खुद को ठीक करने की शक्ति छिपी हुई है। ठीक है, तो चलिए इस सबसे बड़े और शायद सबसे विवादास्पद विचार को समझते हैं। स्रोतों का सार ये है कि हम अपने सभी अनुभवों के लिए 100% जिम्मेदार हैं। अब ये सुनने में पहली बार थोड़ा कठोर लग सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो वो इसकी गलती है। मतलब ये थोड़ा विक्टिम ब्लेमिंग जैसा नहीं लगता? नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने और स्रोत इसे बहुत साफ करते हैं। यहाँ जिम्मेदारी का मतलब दोष नहीं है, इसका मतलब है प्रतिक्रिया करने की क्षमता, जिसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं। आइडिया ये है कि हम बाहरी घटनाओं को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उन पर अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहीं पर हमारी असली शक्ति छिपी है। एक स्रोत में एक शेफ का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। हाँ, मैंने पढ़ा था, बताइए उसके बारे में। मान लीजिए आप एक बेहतरीन शेफ हैं और आपकी रसोई में दुनिया की सबसे अच्छी सामग्री है, ताज़ी सब्जियां, मसाले, सब कुछ। ये सामग्री आपके जीवन में मौजूद अवसर हैं, रिश्ते हैं, संसाधन हैं। लेकिन अगर आप उन सामग्रियों का इस्तेमाल करके कुछ पकाने का विचार ही नहीं करेंगे तो वो सब वहीं पड़ी रह जाएंगी। विचार वो पहली क्रिया है, वो पहला कदम जो उन संभावनाओं को हकीकत में बदलता है। तो जिम्मेदार होने का मतलब ये महसूस करना है कि आपकी अपनी मानसिक रसोई का पूरा कंट्रोल आपके पास है। अच्छा, तो ये शक्ति की बात है, दोष की नहीं। लेकिन ये होता कैसे है? हमारे विचार हकीकत कैसे बन जाते हैं? ये कोई जादुई प्रक्रिया है क्या? नहीं, जादू नहीं। इसके पीछे हमारे मन की कार्यप्रणाली है। स्रोत इसे चेतन और अवचेतन मन में बांटते हैं। हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड वो है जिससे हम अभी बात कर रहे हैं। ये सोचता है, तर्क करता है, फैसले लेता है। लेकिन असली खिलाड़ी हमारा अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड। वो एक उपजाऊ जमीन की तरह है। आप उसमें जो भी बीज डालेंगे वो उसे उगा देगा, बिना ये सवाल किए कि बीज गुलाब का है या किसी जहरीले पौधे का। और ये बीज हैं हमारे विचार, खासकर वो जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं। बिल्कुल, सिर्फ विचार ही नहीं बल्कि उन विचारों से जुड़ी भावनाएं भी। स्रोत बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन उन सभी बातों को सच मान लेता है जिन्हें हम दृढ़ विश्वास और गहरी भावना के साथ दोहराते हैं। यही वजह है कि बचपन में माता पिता या शिक्षकों की कही बातें, जैसे तुम गणित में कमजोर हो या पैसे पेड़ पर नहीं उगते, हाँ बिल्कुल, ये बातें हमारे अंदर इतनी गहरी जड़ें जमा लेती हैं कि हम बड़े होकर चेतन मन से शायद उन्हें भूल भी जाएं, लेकिन अवचेतन स्तर पर वो हमारा व्यवहार और हमारे निर्णय कंट्रोल करती रहती हैं। अगर हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है और हर बात को सच मान लेता है, तो हम अनजाने में उसमें कौन से सबसे हानिकारक बीज डाल रहे हैं? मतलब स्रोतों के अनुसार हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? ये एक बेहतरीन सवाल है और ये हमें इस दर्शन के एकदम केंद्र में ले जाता है। सभी स्रोत लगभग हर समस्या के लिए, चाहे वो बीमारी हो, पैसे की तंगी हो या खराब रिश्ता, एक ही मूल कारण की ओर इशारा करते हैं, और वो है खुद से प्यार की कमी, आत्म अस्वीकृति। और ये अक्सर आत्म आलोचना, अपराध बोध और नाराजगी के रूप में सामने आता है। एक मिनट, क्या ये थोड़ा ज्यादा सरलीकरण नहीं है? मतलब पीठ दर्द से लेकर दिवालिया होने तक हर चीज का कारण सिर्फ खुद से प्यार ना करना?
ये कैसे हो सकता है? दिखने में ये सरलीकरण लगता है, पर स्रोत इसे बहुत तार्किक तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि हम अक्सर बाहरी समस्याओं पर ध्यान देते हैं, जैसे ज्यादा वजन होना या नौकरी में तरक्की ना मिलना, या लोगों से घुलने मिलने में झिझकना। हाँ, लेकिन ये सब असल में पेड़ की शाखाएं और पत्ते हैं, जड़ नहीं। जड़ है वो गहरी मान्यता कि मैं काफी अच्छा नहीं हूँ या मैं इसके लायक नहीं हूँ। और जब हम अंदर से ऐसा मानते हैं तो हम अनजाने में ऐसे निर्णय लेते हैं और ऐसी परिस्थितियों को अपनी ओर खींचते हैं जो इस मान्यता को सच साबित करती हैं। और इसका शरीर पर क्या असर होता है? आपने शुरू में एक बायोकेमिकल कनेक्शन की बात की थी। जी, यहीं पर यह बहुत ठोस हो जाता है। स्रोतों में मन और शरीर के संबंध को बहुत स्पष्ट रूप से जोड़ा गया है। मिसाल के तौर पर लंबे समय तक दबा हुआ गुस्सा या नाराजगी ये शरीर में एक स्थायी लड़ो या भागो वाली स्थिति पैदा कर सकती है। इससे कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन लगातार बढ़ते रहते हैं और वो सीधे तौर पर आपकी रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। तो ये मन का शरीर पर कोई रहस्यमयी प्रभाव नहीं है, बल्कि एक सीधा बायोकेमिकल रिएक्शन है। ये तो बहुत दिलचस्प है। क्या कोई और उदाहरण भी हैं? कई हैं, जैसे हर चीज को परफेक्ट करने की आदत, जिसे हम परफेक्शनिज्म कहते हैं, उसके कारण लगातार एक मानसिक तनाव बना रहता है जो कंधों और गर्दन में अकड़न या फिर माइग्रेन का रूप ले सकता है। अच्छा। इसी तरह लंबे समय तक प्यार की कमी महसूस करना या दिल में कड़वाहट रखना, ये भावनाएं हृदय चक्र से जुड़ी होती हैं और हृदय रोगों का एक संभावित भावनात्मक कारण हो सकती हैं। मैं फिर से कहूंगी, इसका मतलब किसी को उसकी बीमारी के लिए दोषी ठहराना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि इलाज के साथ साथ उस भावनात्मक पहलू को भी पहचानना जिस पर काम करके सेहत में स्थायी सुधार लाया जा सकता है। शरीर हमें सिर्फ सिग्नल दे रहा है कि मन में कुछ ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर ये नकारात्मक पैटर्न या आत्म आलोचना, नाराजगी, अपराध बोध ही असली जड़ हैं, तो इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए? इन्हें उखाड़ फेंकना इतना आसान तो नहीं होगा। ये तो सालों की आदतें हैं। बिल्कुल आसान नहीं है, और स्रोतों में इसका एक ही मुख्य समाधान बताया गया है, माफी। और सिर्फ दूसरों को माफ करना नहीं, बल्कि सबसे जरूरी खुद को माफ करना। जब तक हम खुद को अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफ नहीं करते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरों को माफ करने का विचार ही कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब किसी ने बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया हो। स्रोत इसे कैसे समझाते हैं? एक स्रोत में वो कार दुर्घटना वाला उदाहरण था, वो मुझे बहुत सटीक लगा। हाँ, वो उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाता है। मान लीजिए सुबह आपकी किसी से कार की टक्कर हो गई, उसने आपको कुछ भला बुरा कहा और चला गया। अब आप दिन भर उसी के बारे में सोचते रहे, मन में बहस करते रहे कि मुझे ये कहना चाहिए था, वो करना चाहिए था। तो आप असल में क्या कर रहे हैं? आप उस दुर्घटना को, उस जहर को अपने दिमाग में बार बार जी रहे हैं और अपनी ही मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। उस दूसरे व्यक्ति को तो शायद याद भी नहीं होगा। सही बात है। किसी के प्रति मन में नाराजगी रखना बिल्कुल ऐसा ही है। ये गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने जैसा है, जिसमें जलते आप ही हैं। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद को उस बोझ से आजाद करने के लिए जरूरी है। लेकिन माफ करने का मतलब ये तो नहीं कि जो हुआ वो सही था, या हमें उस व्यक्ति से फिर से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। कतई नहीं। माफी का मतलब ये नहीं है कि आप उस व्यवहार को मंजूरी दे रही हैं। इसका मतलब बस ये है कि आप अब उस दर्द को, उस घटना को अपनी पहचान का हिस्सा बनाकर नहीं रखना चाहते हैं। आप उस भावनात्मक बोझ को उतार फेंकने के लिए तैयार हैं। स्रोतों में इसकी एक प्रक्रिया भी समझाई गई है। एक तरीका है जिसमें आप शांति से बैठकर अपनी आंखें बंद करते हैं और कल्पना करते हैं कि आप एक अंधेरे थिएटर में हैं। सामने मंच पर वो व्यक्ति खड़ा है जिससे आपको शिकायत है। फिर आप कल्पना करते हैं कि उसके साथ कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, वो मुस्कुरा रहा है, खुश है। आप उस खुशी को महसूस करते हैं और फिर आप उसे जाने देते हैं। ये तो काफी मुश्किल लग रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छा सोचना जिसने हमें दुख दिया हो। ये समझना भी जरूरी है कि जिन लोगों ने हमें दुख पहुंचाया, वो अक्सर अपने ही दर्द, अपने डर और अज्ञानता की वजह से ऐसा कर रहे थे। दुखी लोग ही दूसरों को दुख देते हैं। ये सोच माफी को आसान बना देती है। जैसा कि एक स्रोत में कहा गया है, मैं तुम्हें तुम्हारे किए के लिए माफ करता हूँ और मैं तुम्हें और खुद को इस बंधन से आजाद करता हूँ।
ये सब दर्शन के स्तर पर तो बहुत आकर्षक है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए जब सुबह उठते ही वही पुरानी चिंताएं और वही पुरानी आदतें हावी हो जाती हैं? स्रोत कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताते हैं। हाँ, और यहीं पर ये दर्शन सिर्फ थ्योरी न रहकर एक प्रैक्टिस बन जाता है। 2 सबसे शक्तिशाली उपकरणों का जिक्र है, अफर्मेशंस या सकारात्मक कथन और मिरर वर्क। अफर्मेशंस के बारे में तो बहुत सुना है, पर अक्सर लोग कहते हैं कि ये काम नहीं करते, बस अच्छी अच्छी बातें बोलने से क्या होता है? ये एक आम गलतफहमी है। स्रोत साफ करते हैं कि अफर्मेशन सिर्फ अच्छी बातें बोलना नहीं है। जैसा हमने पहले बात की, हर वो वाक्य जो हम सोचते या बोलते हैं वो हमारे अवचेतन मन के लिए एक निर्देश, एक बीज बन जाता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। बिल्कुल। मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ या मुझसे ये नहीं होगा, ये भी अफर्मेशंस हैं, बस नकारात्मक हैं। तो सकारात्मक अफर्मेशंस अपने अवचेतन मन को जानबूझकर फिर से प्रोग्राम करने का एक तरीका है। तो इसे सही तरीके से कैसे किया जाए? क्या इसमें कोई खास बात है? 2 सबसे जरूरी बातें हैं। पहली, वाक्य हमेशा वर्तमान काल में होने चाहिए, जैसे मैं स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर हूँ, ये नहीं कि मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ। अच्छा, क्योंकि चाहता हूँ का संदेश अवचेतन मन को ये देता है कि आपके पास अभी वो चीज नहीं है और वो उसी कमी को और बढ़ाएगा। दूसरी और सबसे अहम बात, इन कथनों को सिर्फ बोलना नहीं बल्कि महसूस भी करना है। जब आप कहते हैं मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ, तो आपको सच में उस सुरक्षा और शांति की भावना को अपने शरीर की हर कोशिका में महसूस करने की कोशिश करनी होगी। भावना ही वो ईंधन है जो विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाता है। ठीक है, ये समझ आया। अब दूसरे टूल पर आते हैं, मिरर वर्क। ये क्या है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। ये सुनने में जितना सरल है, करने में उतना ही शक्तिशाली और कभी-कभी चुनौतीपूर्ण भी। इसमें आपको बस शीशे में अपनी ही आंखों में देखकर कहना होता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें ठीक वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसे तुम हो। क्यों होगा? शीशे में देखे खुद से मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहना, मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को बहुत अजीब लगेगा या शायद हंसी आ जाएगी। स्रोतों में इस शुरुआती मुश्किल के बारे में कुछ बताया गया है क्या? बिल्कुल, और स्रोत कहते हैं कि यही शुरुआती विरोध, यही अजीब लगना सबसे जरूरी हिस्सा है। जब आप शीशे में देखकर कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अंदर से एक आवाज आती है, नहीं तुम नहीं करते क्योंकि तुम आलसी हो, या याद है तुमने वो गलती की थी। हाँ, तो आपको पता चलता है कि असली समस्या कहाँ है। वो विरोध ही उन गहरी नकारात्मक मान्यताओं को सतह पर लाता है जिन्हें बदलने की जरूरत है। तो ये एक तरह का डायग्नोस्टिक टूल भी है। पपड़ियां उखड़ती हैं तो वो और भी गंदा दिखता है। कई लोग वहीं हार मान लेते हैं, लेकिन अगर आप लगे रहें तो धीरे धीरे वो चमक उठता है। मिरर वर्क और फॉर्मेशंस बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। वे धीरे धीरे हमारे अंदर जमी हुई आत्म आलोचना और अपराध बोध की परतों को साफ करते हैं। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? हमने विचारों की शक्ति, आत्म प्रेम की कमी, माफी और इन प्रैक्टिकल टूल्स के बारे में बात की। अगर किसी को एक चीज याद रखनी हो तो वो क्या होगी? बारे में अपने विचारों को, अपनी कहानियों को आज इस पल में बदल सकते हैं। और जैसे ही हम अपने वर्तमान के विचारों को बदलते हैं, हम अपने भविष्य का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। अतीत केवल हमारी यादों में मौजूद है और उन यादों को शक्ति देने या ना देने का विकल्प हमारे पास आज है। और इस बदलाव का सबसे बड़ा हथियार, जैसा कि स्रोत बार बार कहते हैं, वो है आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति। आलोचना से कभी कोई बदलाव नहीं आता, केवल स्वीकृति से आता है। बिल्कुल, और ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक निरंतर अभ्यास है। जैसे हम रोज नहाकर अपने शरीर को साफ करते हैं, वैसे ही हमें रोज इन मानसिक अभ्यासों से अपने मन को भी साफ करने की जरूरत होती है। स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि ब्रह्मांड हमारा सहयोगी है। जैसे ही हम सकारात्मक बदलाव का सच्चा इरादा करते हैं, वो हमारी मदद के लिए तैयार हो जाता है। सही लोग, सही अवसर और सही संसाधन अपने आप सामने आने लगते हैं। स्रोतों में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, पुरानी तकलीफों, नाराजगी और अपराध बोध को उन कपड़ों की तरह देखो जो हमने 5 साल की उम्र में पहने थे। वो कपड़े तब हमारे लिए जरूरी थे, उन्होंने हमें ढका, लेकिन आज वे हम पर फिट नहीं होते। वे अब सिर्फ एक याद हैं, भावनात्मक बोझ नहीं। तो आज सोचने के लिए एक विचार ये हो सकता है, नाराजगी या आत्म आलोचना का ऐसा कौन सा एक पुराना कपड़ा है जिसे आज उतारा जा सकता है, और उसकी जगह सोच का कौन सा नया लिबास पहना जा सकता है जो आज के आप पर ज्यादा फिट बैठता हो।